तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को एक एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो कि आप लोग का 18 मई को होने वाला है। 4 दिन पहले हर बार एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और आपका एडमिट कार्ड आज आ चुका है। देखिए, आप लोग बार बार कह रहे थे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको जेसीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिख रहा है वही डालना है और आपको फिर साइन इन कर देना है। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सभी कैंडिडेट का नियर बाई सेंटर ही गया है। जो आपने फॉर्म भरते टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला होगा वही सेंटर आप लोग का होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10:30 बजे से आपका एग्जाम है, आराम से एग्जाम दीजिएगा और जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है आप फॉलो कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हर एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा कि आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए एग्जाम के टाइम। अगर आपने ई बुक पीडीएफ लिया है तो लास्ट में पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन जो भी हैं सभी कैंडिडेट के लिए एक समान रहने वाले हैं। ये नहीं कि आपके लिए अलग होंगे, उनके लिए अलग होंगे, सभी के बराबर क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, एग्जाम सेंटर में किसी दूसरे का पेपर देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आपको एक भी क्वेश्चन उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी आ रहा है, जो भी आपने इस समय में पढ़ा है, वही सिर्फ आपको वही क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है। एक भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको टच नहीं करना है। 0.25 का निगेटिव मार्किंग है और हर बार कैंडिडेट ऐसा करते हैं। और जो आने वाले स्कोर भी होते हैं ना क्वेश्चन, वो भी गलत करके आ जाते हैं। इस कारण से माइनस में उनका मार्किंग आ जाता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आराम से अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये हमारी प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि हम लोग 50 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। जैसे आप लोग का बुकलेट है, यहाँ पर आपका पेज है, इधर आप लोग का हिंदी में रहेगा और जस्ट आगे आप लोग का इंग्लिश में रहेगा। एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आने वाला है। जो भी आपको लग रहा है, आपको हिंदी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हिंदी में देखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप इंग्लिश में देख लीजिए। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इंग्लिश आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिंदी लैंग्वेज थोड़े कठिन बनाए जाते हैं, अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जब श्वेत प्रकाश वायु से एक कांच में प्रिज्म में प्रवेश करता है, मतलब जो कांच के प्रिज्म होता है उसमें प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो विचलन कोण किसका न्यूनतम होता है, सबसे कम किसका होता है। अब मैंने आपको पहले बता दिया है, सबसे कम होता है लाल का और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। वायलेट, ठीक है, और रेड का सबसे कम होता है। वीव मैंने आपको प्रिज्म के सहारे आपको बताया था। और यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है। 4 ऑप्शन आपको टिक लगाना है और हाँ, टिक नहीं लगाना है, ब्लू पेन से आपको गोला में भर देना है, जो आपका OMR सीट रहेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूर इन फोटोसिंथेसिस। बताइए कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है प्रकाश संश्लेषण में किस फॉर्म में होता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आने वाले क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ऐसे ही मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कई साल से मैं बता रहा हूँ कैंडिडेट को और ऐसे गलतियां करके आते हैं। हर एक क्वेश्चन को आसानी से आराम से पढ़िएगा। देखिए, आपको हड़बड़ाहट से कोई भी आंसर टिक नहीं लगाना है। हाँ, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कहने का मतलब समझिए, कोई भी क्वेश्चन को आप डीपली पढ़िए, आराम से पढ़िए, जितना हो सके कम टाइम में आप सोल्व कीजिए। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ये एनर्जी चेंज होती है और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है। आँख में जो फोकस दूरी परिवर्तन होता है ड्यू टू वुज एक्शन, जो फोकस डिस्टेंस होता है, ये हमारी आँख में परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है। कौन सी चीज़ें होती हैं आँख में जिसके कारण आँख में फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। द्वारक, रेटिना, सीलियर मांसपेशियाँ यानी कि सीलियर मसल्स, और आँख की पुतली। आई चैप्टर है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और मैंने आपको बताया है। तो आँख में फोकस दूरी में परिवर्तन, ये सीलियरी मांसपेशियाँ जो होती है, सीलियरी मसल्स आँख के पीछे जो होती है ना, इसी के कारण हो पाती है। जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं, नज़दीक के, दूर के, जो भी चीज़ें हैं। थर्ड ऑप्शन आपको वहीं गोला लगाना है। ठीक है, ब्लू पेन, आपका ब्लैक पेन वहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है, कौन से पेन लेकर जाना है, देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। बेसिक क्वेश्चन और एनर्जी से आपका क्वेश्चन आता है। एनर्जी आपको 10th में पढ़ना था, विद्युत भी पढ़ना था, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो डायनेमो जो एक डायनेमो क्या है, एक डिवाइस है और ये किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। आप बताइएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड ऑप्शन देखिए, यही आपका राइट आंसर होगा। और सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लगाते चलना है। जितना जल्दी हो सके आप फिजिक्स के क्वेश्चन को टच कीजिएगा, उसके बाद केमिस्ट्री को देखिएगा और लास्ट समय में जो भी क्वेश्चन, मतलब टाइम आपको बचाना है, ये नहीं कि सारे टाइम इधर ही आपको खा जाना है, ऐसा नहीं करना है। टाइम आपको बचाना है और बचे हुए समय में आपको मैथ के क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा, कहने का मतलब पीछे की ओर धक्का क्यों देती है।
ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? मैंने आपको पहले ही न्यूटन के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम, तीनों नियम का व्याख्या सहित कई सारे क्वेश्चन कराए, कई सारे उदाहरण समझाए, बहुत सारे आपको जड़त्व का नियम, इनर्शिया लॉ भी समझाए, सारी चीज़ आपको बता दिए हैं और बहुत सारे ऑप्शन के जरिए भी आपको कई सारी चीज़ बताएं, जैसे कि पानी में तैरने वाले जो तैराकी होते हैं क्यों तैर पाते हैं, नाविक जो होते हैं नाव पीछे की ओर क्यों धक्का देती है, रॉकेट किस प्रकार से उड़ान भर पाती है, हर एक क्वेश्चन को आपको कराएं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको छोड़ना नहीं है, न्यूटन के नियम से आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको छोड़ना नहीं है। ये भी वही बात है, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। जैसे ही क्रिया होता है उसके जस्ट विपरीत प्रतिक्रिया होता है, पीछे की ओर धक्का इसीलिए देती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है और हर बार नहीं आता है, कई बार ऐसा पूछा गया है कुछ बार, तो आपको देख लेना है। अगर आपका आएगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, मान लीजिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, कुछ भी आ सकता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस के बराबर होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस, हर एक क्वेश्चन आपको, मतलब पहले क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं डेंसिटी से रिलेटेड और आपका फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, हर एक चीज़ को पहले ही बता दिए हैं। और देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कीजिए, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये आपको रट लेना है, ये आप देख लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आपको कुछ नहीं करना है, फ़ारेनहाइट की जगह पर मान बिठा देना है। जैसे कि यहाँ पर C/5 इक्वल टू हो जाएगा F की जगह पर 32 डिग्री और 32 माइनस 32/9। अब 32 माइनस 32/9 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। 32 में से 32 घटाइएगा तो 0, 0/9, मतलब कि 0/9 कहिए तो 0 ही आएगा। 0 से किसी में भाग दीजिए तो 0 ही आएगा। और C/5 इक्वल टू 0, मतलब कि C इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ऑप्शन में आपका कहाँ है, तो ये थर्ड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखते समय भी आप ध्यान दीजिएगा, OMR में आपको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर लगा रहे हैं। व्हाइटनर, ये नहीं कि वहाँ पर आधा घंटा में मांग रहे हैं कि व्हाइटनर दीजिए, हमारा गलती हो गया, ऐसी गलतियाँ नहीं कीजिएगा। ऐसी गलतियाँ करने से आपको बचना है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जहाँ भी आपका क्वेश्चन का ऑप्शन है वहीं पे आपको टिक लगाना है। आराम से टिक लगाइएगा। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये इसका राइट आंसर है, उसको फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसी पर जोर नहीं देना है, एक ही क्वेश्चन पर लटके नहीं रहना है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको टिक लगाइए, फटाक से आगे टिक लगा के अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो सूर्य की उष्मा है पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंच पाती है। जो सूर्य की हीट है ये किस प्रकार से हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है, इसका क्या कारण है। क्या डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच जाती है, उसका कुछ कारण होगा ना, किस कारण से पहुंच पाती है। परावर्तन के चलते, चालन के चलते, मतलब कंडक्शन के चलते, विकिरण के चलते, या फिर संवहन के चलते। तो उसका बेसिक कारण है रेडिएशन। और इसी कारण से, मतलब जरूरी चीज है ये कि वहां से हमारी जो पृथ्वी तक उष्मा पहुंच पाती है और हम इस उष्मा को महसूस कर पाते हैं, इस गर्मी को महसूस कर पाते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहाड़ पर ले जाने से बैरोमीटर में पारे का तल गिर जाता है, क्या कारण है। पहाड़ पर जब बैरोमीटर, अच्छा बैरोमीटर होता क्या है, आपको बताया है। बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब जो होता है ना, हमारी एटमोस्फियर में जो दाब होता है, प्रेशर, एयर का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। अब बैरोमीटर में पारे जो होते हैं ना, ये अचानक से गिर जाते हैं। अब इसका क्या कारण है, पहाड़ पर वायु का दाब कम होता है। पहाड़ पर क्या होता है, पहाड़ पर वायु दाब अधिक होता है, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है ये हाई होता है। पहाड़ पर ठंड अधिक अधिक पड़ती है, या फिर पहाड़ पर वायु में नमी कम रहती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से भी आपको एलिमिनेट कर पाते हैं। आप आसानी से देख ही लेंगे तो आप उसको टिक लगा देंगे। इसीलिए आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा होता है। पहाड़ पर ले जाने से जो बैरोमीटर में है इसका तल गिर जाता है, क्योंकि पहाड़ पर वायु का दाब बिल्कुल कम होता है। हमारी सतह से तो कम होता है ना, जितना ऊपर जाएगा वायु दाब कम होते जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द्रव की जो बूंदे होती है, मतलब जो पानी की बूंदे कहिए या फिर लिक्विड, कुछ भी चीज़ें, ये गोलाकार क्यों होती है, गोल शेप में ही क्यों होती है, इसका क्या कारण है। तो बिल्कुल सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव राइट आंसर है। कई सारे क्वेश्चन पहले ही कराया हूँ, और ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। जो मोमेंटम होते हैं इनमें परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू। देखिए कल आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना जो बिल्कुल लगेंगे कि कंप्यूटर के क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर ये फोर्स के बराबर होती है, F इक्वल टू ma। और यही चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, मतलब अगर ये हम 7वां क्लास के या फिर 8वां क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछें, वो भी राइट आंसर बता देंगे। और एक क्वेश्चन ऐसे आपके आते हैं जो आपके मेजरमेंट से होते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऊर्जा क्या है,
ऊर्जा के हर एक चीज़ को क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और ऊर्जा आपको एनर्जी 10th में पढ़ना था। एनर्जी कैसे चेंज होता है, मतलब हर एक चीज़ को क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन क्या है, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है और इसको किस प्रकार से अलग किया जा सकता है। दूध से जब क्रीम अलग होता है या फिर दही से जो मक्खन अलग होते हैं, ये किस प्रकार से अलग होते हैं। कोई भी पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए जब वॉशिंग मशीन में ही कपड़े हम धोते हैं तो ये किस प्रकार से उसके मैल बाहर आ जाते हैं, किस प्रकार से मैल अलग हो जाते हैं। सबका कारण एक ही है, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूजेशन, उधर्वपातन, और ये वाष्पीकरण तो होगा ही नहीं। 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें से कौन सा नहीं है, तो लोहा तो एकदम होगा। मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तो इसमें देखिए निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, तो मैग्नीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हैं और आपको पढ़ना था पीरियोडिक टेबल के बारे में। हर एक चीज़ का क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस इज मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, CO प्लस N2, CO2 प्लस H2, CO2 N2 और CO N2 H2, किसका मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसका मिश्रण होता है, वो किसका मिश्रण होता है। हर एक क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में यहीं से बनते हैं। तो देखिए जो प्रोड्यूसर गैस होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ CO प्लस N2। फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए हैं। यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, देखिए ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन में आएगा कि सिर्फ यही दे सकता है कि जिंक के दानों पर, हाँ हो सकता है आपका लोहा, तांबा, जो भी रिएक्टिव मेटल है ये आपका ऑप्शन में दे दे, और आपको कोई एसिड दे दे, बेस सॉल्ट, कुछ भी आपका दे सकता है। और उससे आपका रिएक्शन के बाद जो अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, उसके बाद कौन सा उत्पाद बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, तो वो आपका क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जब अम्ल प्लस मतलब एसिड प्लस कोई मेटल होता है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। और ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बूझे हुए चूने का सूत्र पूछा गया है, कई बार पूछा गया क्विक का फॉर्मूला, गलती नहीं करना है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बूझा हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ पतली परत बनाने से अभिक्रिया करता है। जो बूझा हुआ चूना होता है ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, तो जब बूझा हुआ चूना CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो CaCO3 बनाता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को आप पेपर पर भी सोल्व कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। क्या चीज़ है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ संयोजित होती है, मतलब कहने का मतलब जुड़कर, और ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे शरीर में। तो ये चीज़ है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कई बार। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर पूछा गया है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पायरुवेट, इसी प्रकार के ऑप्शन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद जो उत्सर्जन पाया जाता है, कहने का मतलब क्या चीज़ बनता है, लास्ट में जो भी चीज़ें बनता है वही आपसे पूछा गया। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप क्या होता है। जब चूने के पानी होता है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करवाते हैं तो किस प्रकार का अवक्षेप बनता है, मतलब कलर किस प्रकार का होता है। तो एकदम बिल्कुल दूधिया कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है दूध जैसा, बिल्कुल सफ़ेद वाइट, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए समाधानों में कौन सा बिजली का संचालन नहीं करता है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा बिजली कहने का मतलब कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चालक नहीं है, कौन सा चीज़ है, ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड, कौन सी चीज़ें ये बिजली का संचालन नहीं कर पाती है। तो ग्लूकोज नहीं कर पाती है, बाकी जितने भी क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब है बिल्कुल कंडक्टिविटी कंडक्टर है। और आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, ब्लड का पीएच मान, यही नहीं कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
याद रखिएगा, मैंने आपको टेबल में ही जरिए आपको बता दिया है और हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से जो भी आपको पीडीएफ दिया हूँ उसमें पढ़ लीजिएगा। पीएच मान जो ब्लड का है ये 7.4 होता है और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और मैं पहले ही बहुत सारा क्वेश्चन इससे करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, पाचन में सहायता के लिए हमारा जो आमाशय है इसमें से एक अम्ल निकलता है और ये अम्ल कौन सा होता है? ये एसिड, कहने का मतलब ये जो एसिड होता है ये कौन सा होता है? हमारे पेट से निकलने वाली एसिड HCl अम्ल निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो एसिड है ये बीछू बूटी जिसे नेटल कहा जाता है, जो नेटल होता है ना ये एक पत्ती होती है और ये पौधा ज़्यादातर पहाड़ों क्षेत्र में पाई जाती है और इसको छू लेने से दर्दनाक डंक का कारण बनती है। इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण बिच्छू जैसा डंक होता है ना, जिसमें बिच्छू में डंक में पाया जाता है वैसा ही दर्द करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक तनु मतलब डाइल्यूटेड जो HNO3 होता है इसके साथ मैग्नीज के प्रभाव से कौन सी गैस बनती है? HNO3 प्लस Mg मैग्नीज, जिसके कारण कौन सी गैस बनेगी, रिएक्शन करेगी? तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हवा के संपर्क में आने से कुछ समय बाद चांदी के जो कण होते हैं काले क्यों हो जाते हैं? अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ जब हवा में संपर्क में आती है, कोई भी मेटल जब हवा के प्रेजेंस में होती है और वह काली हो जाती है, कहने का मतलब तो जो भी मेटल होते हैं रिएक्टिव होते हैं वो हवा के साथ संपर्क में आने पर रिएक्शन करते हैं और इस प्रकार से उन पर एक परत चढ़ जाता है और इसी को जंग लगना कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, सिल्वर सल्फाइड का आवरण बनाने के लिए चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करता है, कहने का मतलब रिएक्शन करता है, जो सल्फर होता है हवा के साथ रिएक्शन करता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की अंतिम कक्षा लास्ट कक्षा में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब ये आपका पूछा जा सकता है कोई भी मेटल का, तो आना चाहिए ना। क्लोरीन का पहले तो आप ये जानो कि कितना इसका परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तभी तो आप बता सकते हो कि इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब कि 2, 8 और 7, तो लास्ट में होंगे 7। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ऐसे निकालना है और आपको राइट आंसर लगा देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी उच्च होती है विलयन का पीएच उतना ही क्या होता है? तो देखिए, जब भी हाइड्रोनियम आयन होता क्या है ये आपको पता है ना। हाइड्रोनियम आयन कहने का मतलब H3O+, जब ये इसकी सांद्रता जो होती है ये उच्च होती है तो इसका जो पीएच मान है उतना ही कम हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना ही इसका इसका सांद्रता उच्च होगा, हाई होगा, उतना ही इसका पीएच मान कम होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने से बना मुख्यतः अम्ल के सफ़ेद और पीले बादल। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो हमारी प्लेनेट है शुक्र ग्रह, इसका जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर है हमारी पृथ्वी की तरह तो नहीं है। यहाँ पर एक पीला बादल सफ़ेद बादल पाए जाते हैं और उसमें एक हानिकारक अम्ल होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। सबसे ज़्यादा ये एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं जो हानिकारक एसिड होते हैं जिनकी बरसात होती है? यही बादल होते हैं H2SO4 के, सल्फ्यूरिक एसिड के। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को किसके रूप में दर्शाया जाता है? मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये CaOCl2 होता है और 4 ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यम के जोड़े के लिए स्थिर है, वह कौन सा नियम है? मतलब कि जो आपतन कोण की ज्या होता है और अपवर्तन कोण की ज्या, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा ये निश्चित अनुपात में होते हैं और ये कौन सा नियम है? तो ये आपको पहले ही बता दिया हूँ और ये स्नेल का नियम आप लोगों को 10th में पढ़ना था, स्नेल लॉ आप लोगों को पढ़ना था। ये कौन से चैप्टर में था? तो ये आपके लेंस चैप्टर में था, दर्पण मिरर इसी में आपको पढ़ना था। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी मतलब जो आपका ये अंगूठे के बाद वाली अंगुली है, ये कौन सी दिशा दर्शाते हैं? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, द इंडेक्स फिंगर जो होता है ये कौन सा डायरेक्शन को दर्शाता है, बताता है? इलेक्ट्रिक करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को, इमीडिएट फोर्स को या फिर स्पीड को, चालक की गति को? तो जो तर्जनी होती है इंडेक्स फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली को जब घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब इसको
घुमाया जाता है, उलटती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। 2 घुमा के बाद, 1 घुमा के बाद, 1/4 घुमा के बाद और आधा घुमा के बाद। ये आपको मोटर जो आप पढ़े होंगे ना, विद्युत मोटर, जनरेटर, ये सब उसी में आपको पढ़ना था। विद्युत मोटर में जो तांबे की तार होती है, आयताकार कुंडली, ये हर एक आधे घुमाव के बाद रोटेट करती है, हर एक हाफ रोटेट करती है। तो आपका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन जानते, राइट आंसर जानते ही हैं, तो बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुपात मौजूद होते हैं। अमोनिया क्या होता है? NH3। अमोनिया में कितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पूछा है, कितने अणु होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नहीं पूछा है। अगर मॉलिक्यूल्स पूछा जाएगा तो आपको बता देना कि नाइट्रोजन में 1 है और हाइड्रोजन के 3 है, तो 1:3, ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है तो मास कैसे निकालते हैं? तो मास देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये होता है 7 होता है, 7। तो 7 दूना 14, तो 14 इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास निकल जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो मास, एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 14। और हाइड्रोजन के एक ही एटॉमिक नंबर है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 × 3 कीजिए तो 3 हो जाएगा। मतलब कि 14:3। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तक नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाते हैं और उनको बदलना फिर से नामुमकिन होता है। ऐसा कौन सा चीज़ है? तो इसमें देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, दूध का फटना, फलों का पकना, कोयले का जलना, ये जो सारी चीज़ें हैं जो एक बार हो जाती है, ये पुनः वापस लौट के नहीं आती। जैसे मान के चलिए, कोयले का जो जलना है, एक बार कोयला जल गया तो क्या है, पुनः वापस लौट के आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये रासायनिक परिवर्तन होती है, केमिकल चेंज होती है। भौतिक परिवर्तन क्या होती है? जिसको फिर से हम दोबारा वापस ला सकते हैं। जैसे जल का वाष्पीकरण जो है, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र आपसे पूछा है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताइएगा क्या होगा? तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMN, मतलब पोटेशियम, Mn मैग्नीज और O4। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, KMnO4, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कितनी आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, ये आप इसी ऑप्शन के जरिए ही आप जान पाओगे। तो देखिए, कौन सा सदिश राशि है? कार्य, आंतरिक ऊर्जा, कोणीय संवेग और शक्ति। तो इसमें वर्क क्या है, कार्य क्या है? तो ये एक अदिश राशि है। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या है? अदिश राशि है। शक्ति, पावर, अदिश राशि है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? मतलब जो फूड एनर्जी है, इसको किस एनर्जी में मापा जाता है? जो भी चीज़ें हम खाते हैं, इसको किस चीज़ में मापते हैं? केल्विन, जूल, कैलोरी या फिर सेल्सियस में? तो बिल्कुल कैलोरी में ही सारी चीज़ें मापी जाती है। जो भी हम खाते हैं, उससे एनर्जी प्रोवाइड जो भी मिलती है हमको, कैलोरी में मापा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दो आपको इकाई बताए थे, 2 यूनिट बताए थे मैग्नेटिक फील्ड की। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई का क्या होती है? तो ये टेस्ला होती है। दूसरा जो भी आपको बताया थे इसकी इकाई, वो आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक लड़की बैठने की स्थिति में झूला झूल रही है। अगर वह खड़े होकर झूलने का निर्णय करती है तो झूले की अवधि क्या हो जाएगी? मतलब ड्यूरेशन, जो झूला की ड्यूरेशन है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तो जैसे ही वह खड़ी हो जाती है, जो झूले की ड्यूरेशन है, अवधि है, बिल्कुल घट जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किसी द्रव में अधिक गहराई पर दाब कैसा होता है? मतलब कि कोई भी लिक्विड में, फ्लूइड में जैसे जैसे नीचे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उस पर जो प्रेशर होता है, ये कम होता है या फिर ज़्यादा होता है? कई बार बता चुके हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, पानी के जितना ही नीचे जाते हैं, वैसे वैसे गहराई बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर है, ये भी बढ़ने लगता है, दाब बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, मतलब कि अधिक होने लगता है। कहाँ पर राइट आंसर है? जब गहराई पर दाब होता है तो अधिक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना ही नीचे जाइएगा उतना ही ज़्यादा गहरा होते जाता है और उस पर दाब भी, ये भी बढ़ने लगता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो जल का जो घनत्व है, ये सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको केल्विन में पूछा जाता है तो मैंने अभी आपको बताया, आपको कन्वर्ट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 44 क्यूरी किसकी इकाई होती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की क्यूरी इकाई होती है। ठीक, मतलब क्यूरी की इकाई होती है रेडियो धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की। 4 ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएगी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्या कारण है? तो प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। मतलब ऑप्शन देखिए क्या है, उबलते पानी की तुलना में भाप ज़्यादा गर्म होता है। देखिए 4 ऑप्शन देखिए, उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। मतलब जहाँ उच्च दाब आपको देखने को मिले उसको टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 1 ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 जूल किसके बराबर होता है? बिल्कुल आसान तरीका है आपको निकालने का, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो 1 ओम यानी कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V बटा में आई। मतलब 1 वोल्ट निकालना है तो 1 R इक्वल टू V बटा में आई, मतलब कि 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर, बात बराबर है। और यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 47 एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? तो इस 1 कूलम आवेश में 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकेंड ऑप्शन याद। क्वेश्चन नंबर 48 एक जग में 2 लीटर दूध है, तो दूध का आयतन आपको मीटर क्यू में आपको परिकलित करना है। अब 2 लीटर दूध है तो इसको आपको मीटर क्यू में मतलब आपको बताना है क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका मैथ का नहीं है, केमिस्ट्री में पूछा गया है। तो देखिए 2 लीटर दूध को जब हम मीटर क्यू में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हम मीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, वैसे ही लीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बटा में 1000 एम, मतलब कि 1 बटा में 1000 मीटर। और 1 बटा में 1000 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 बटा में 10 के पावर 3 मीटर, मतलब कि इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 लीटर दूध है, ये तो 1 लीटर का हो गया 10 के पावर माइनस 3 एम क्यू। अब हम जब 2 लीटर का निकाल रहे हैं तो उसको 2 से गुना कर देंगे, मतलब कि 2 गुना 10 के पावर माइनस 3 एम क्यू। और आयतन को मीटर क्यू में ही चेंज, मतलब मीटर क्यू में ही को लिखा जाता है। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, रक्त यानी कि जो ब्लड है इससे ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन सा चीज़ नियंत्रित करता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित? इंसुलिन करता है। और इसका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 50 केमिस्ट्री में पूछा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? यानी कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इसका यूनिट क्या होता है? अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के अंदर पूछा गया है। प्रथम अभिक्रिया दर, प्रथम, दूसरा, तीसरा, प्रथम कोटि, दूसरी कोटि और तीसरी कोटि की दर स्थिरांक इकाई। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार आपका दूसरा कोटि का पूछ दे, तीसरा कोटि का ही पूछ सकता है। याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर स्थिरांक जो इकाई होती है ये होती है एस के पावर -1। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पाए और कितना आपका स्कोर बन रहा है। जो भी है आप कमेंट के अंदर बताइएगा। एग्जाम से रिलेटेड आप जो भी चीज़ है आप पूछिएगा कमेंट के अंदर, मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।